Hello everyone, welcome to Victory Series and in today's class we're gonna solve first 50 questions from 2022 PYQ और टोटल आपके पास है 150 क्वेश्चंस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन पेपर जो आपका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी तक हुआ है आपका पेपर वो हुआ था 2022 में उसके बाद अभी तक कोई आपका मास्टर केडर इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है सो दिस इज द मोस्ट रीसेंट पीवाईक्यू वी हैव और हम चलेंगे उल्टा यानी कि पहले हम रीसेंट वाले करेंगे देन भी हम उसके उसके बाद वाले करेंगे फ्रॉम 2022 से हम करेंगे जब 2020 में हुआ था देन 2017 2016 इस तरीके से हम चलेंगे ताकि हमें जो है मोस्ट अपडेटेड जो है करंट पैटर्न के हिसाब से हम जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व करें और वैसे भी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो जो फर्स्ट 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक तो उसमें जो है आपका करंट अपडेटेड सिलेबस यूज हुआ होता है वहीं से क्वेश्चन आए होते हैं और दूसरा आपको जो है एक्चुअल में जो पैटर्न आने वाला है वो 90% तो सिमिलर रहने वाला है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरीके के ऑप्शंस होंगे किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर हम 10 से 20 साल पुराने पेपर्स उठा के अभी के टाइम पे करने लगे तो वो रेलेवेंसी इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं आज के समय में क्योंकि आज के समय में आपका जो है सिलेबस अपडेट हो गया है डिफ़िकल्टी लेवल भी जो है समय के साथ आपको पता है बढ़ता ही जाता है कम तो कभी नहीं होता है क्योंकि हमारे पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं एग्जामिनर को भी पता है वी हैव इंटरनेट पहले 10-20 साल पहले इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करती थी कि आपने गूगल करा और आपको एकदम फट से आंसर मिल गया किसी भी चीज़ का तो पहले मेहनत ज़्यादा थी तो उस हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल भी बनाया जाता था तो दैट्स व्हाई वी आर गोना स्टार्ट विथ 2022 और हम डिस्कस करेंगे इन टुडेज क्लास दिस इज द पार्ट 1 एंड वी गोना डिस्कस 1 to 50 क्वेश्चंस ओके दैट टू इन डिटेल हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज भी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप गेस वर्क करके भी किस तरीके से आप प्रिसाइजली गेस वर्क भी आपका प्रिसाइजली आप किस तरीके से आंसर को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड यानी कि 4 में से 3 जो गलत ऑप्शन है उनको आप एलिमिनेट कर दोगे और फोर्थ जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन आप उसको किस तरीके से ढूंढ सकते हो तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इट्स गोना बी लाइक केबीसी कि हम जब वहां पे बैठे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम कंप्यूटर जी हमें बताएंगे ऑप्शंस और हम जो है सही जवाब ढूंढेंगे ओके विद दैट लेट्स स्टार्ट द क्लास पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉर्ज इलियट तो जॉर्ज इलियट जो है हमारे पास राइटर रही हैं ठीक है ये हमारे पास फीमेल हैं इन्होंने मेल का नाम यूज करा था ताकि ये जो है इनके किताबों को ज्यादा से ज्यादा जो है इस बेसिस पे ना जज करा जाए कि लड़की ने लिखी है तो नहीं पढ़ेंगे तो काबिलियत कम होगा उसमें उस वजह से इनकी किताबों को साइड में ना रखा जाए बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनकी काबिलियत पे फोकस करा जाए इनकी राइटिंग पे फोकस करा जाए जिस वजह से इन्होंने जॉर्ज इलियट करके ये स्यूडोनिम यूज करा इनका रियल नेम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए इनका रियल नेम है मैरी एन इवांस एंड ये विक्टोरियन राइटर हैं हमारे पास ये सोशल रियलिज्म की बात करती हैं और इनके वर्क्स में से पूछा है देखिए जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उन पे एकदम ध्यान दिया करिए समटाइम्स हम क्या होते हैं कि हम पहला ही ऑप्शन पढ़ेंगे फेलिक्स हॉल द रेडिकल अच्छा ये करेक्ट हो जाएगा ये तो जॉर्ज एलियट ने लिखा है बट आपको क्वेश्चनर जो है एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि नॉट वाला कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है तो नॉट वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करिए ओके ये आपके पास जो है पहला ट्रिक है कि नॉट वाले क्वेश्चंस पे एकदम कान खड़े कर लेने हैं द फर्स्ट ऑप्शन है ए क्या दिया है फेलिक्स हॉल द रेडिकल तो ये वर्क भी हमारे पास जॉर्ज इलियट का ही लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा बी जो है एडम बीड ये इनका तो पहला ही नॉवल था डेब्यू नॉवल था इनका ये भी गलत हो जाएगा रोमोला भी इन्हीं का लिखा हुआ वर्क है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें छांट के निकालना है नॉट वाला वर्क डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये जो वर्क लिखा है ये हमारे पास और किसी ने नहीं हमारी मॉडर्न राइटर वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है और बाकी जो 3 वर्क्स थे वो किसने लिखे हैं वो हमारे पास
ये आ जाएगा। ये इनका 1931 का नॉवल है हमारे पास। ओके, ये आ जाएगा। फेलिक्स, बाकी के तीनों वर्क्स जो हैं, फेलिक्स हॉल द रेडिकल, ये हमारे पास इनका जो है 18, ये भी लिख लीजिए आप, 1866। ठीक है। एडम बीट जो है इनका डेब्यू नॉवल है, यानी कि सबसे पहला नॉवल इनका आया था 1859 में आया था। रोमोला जो है ये हमारे पास आया था, सीरियलाइज्ड वर्जन आया था, सीरीज में आया था, 1862 टू 63 के बीच में आया था ये। तो द वेव्स जो है, ये ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट रिटन बाय जॉर्ज इलियट। सेकेंड हमारे पास पूछा गया है, विच वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल offers his personal account of his experiences fighting in the Spanish Civil War। अब स्पेनिश सिविल वॉर में जो है, हमें पता है कि स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था, और आपके जो जॉर्ज ऑरवेल है, उन्होंने पार्टिसिपेट भी करा था उसमें, राइट। एंड उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो उन्होंने एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया था वॉर का, तो बाद में आके उन्होंने अपना वही एक्सपीरियंस जो है अपनी किताब में लिख डाला, अपना पूरा का पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये चारों के चारों वर्क्स देख लीजिए, ऑप्शन देख लेंगे, द रोड टू वाइगन पियर, बी है होमेज टू कैटलोनिया, सी है कमिंग अप फॉर एयर, एंड डी है कीप द एपिस्ट्रा फ्लाइंग। ये चारों के चारों वर्क्स जॉर्ज ऑरवेल ने ही लिखे हैं। बट जो रोड टू विगन पेयर है, ये जो वर्क है, ये एक्चुअल में इनका ये वाला स्पेनिश सिविल वॉर से नहीं मिलता जुलता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ इंग्लैंड के कुछ कुछ जगहों में जाकर देखना चाह रहे थे कि जो पुअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उनका जीवन यापन कैसा है। तो ये पॉपर बैगर बन के वहां पे जी रहे थे जिंदगी, बर्तन साफ कर रहे थे, एंड ये एक्चुअल में खुद अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ये जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुआ करती हैं। तो ये वर्क उसके बारे में बात करता है, ना कि स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में। हमें क्या पता करना है, जो स्पेनिश सिविल वॉर की बात करता है। होम एज टू कैटेलोनिया, ये है इसका करेक्ट आंसर बी। ये बात करता है स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में, और ये वर्क जो है पब्लिश हुआ था 1938 में। यहाँ पे ये इनका अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये तो गलत है ही है, पर क्यों है गलत ये भी देख लेते हैं, वाई इट इज इनकरेक्ट। कमिंग अप फॉर एयर, सो कमिंग अप फॉर एयर जो है, ये एक हमारे पास नॉवल है, जहां पर ये जो है एक इंसान बैठकर जिंदगी देख रहा है कि वॉर के बाद कितना सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मेरा पुराना समय का नॉस्टैल्जिया, मेरी वॉर के पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी, आगे आने वाला समय कितना बुरा हो जाएगा। तो वो बस अपनी जो है जिंदगी को कंपेयर कर रहा है आगे आने वाली जो है जिंदगी के साथ। कीप द एपिस्ट्रा फ्लाइंग, ये एक इनका सटारिकल नॉवल है मनी और वैल्यूज के बारे में। ओके। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ सरोजनी नायडू। अब चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं, वो चारों के चारों वर्क जो है किसके हैं, सरोजनी नायडू द्वारा ही लिखे गए हैं। पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले वो पढ़िए। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाओगे, फिर ऑप्शंस को समझना है, एंड देन अपना करेक्ट ऑप्शन चुनना है। कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आप करोगे तो कई बार आप जो है गलत आंसर भी मार्क करके आ सकते हो, और वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन का हम मार्क क्यों लूज करें। सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ, तो ए बर्ड ऑफ टाइम भी इन्हीं का ही है, बी ऑप्शन है द ब्रोकन विंग, सी है द गोल्डन थ्रेश होल्ड, एंड डी द फेदर ऑफ डॉन। तो इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ब्रोकन विंग। ओके, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ब्रोकन विंग का जो है, ये जो सॉन्ग है, ये ब्रोकन विंग का पार्ट है, और इसी कलेक्शन में ये आया था। ओके, इसमें जो है 1915 से 70 तक इसको प्रिंट करा गया था, इसी में आया था। बर्ड ऑफ टाइम जो है 1912 का, इसमें अलग है हमारे पास सॉन्ग्स। देन द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनका पोइट्री कलेक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये द फेदर ऑफ डॉन पोस्ट्यूमसली पब्लिश करा गया था इनके इनकी डेथ के बाद। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन लाइन दिस लाइन माई लव इज लाइक अ। चलिए मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ साइज को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन माई लव इज लाइक अ स्वीट रोज, स्वीट स्वीट रोज।
तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन-सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ करा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिज़न नहीं है, अगर डायरेक्ट कंपैरिज़न होता, तो मेटाफर का यूज़ होता, तो मेटाफर तो यहाँ से निकल जाएगा। एलिट्रेशन होता है पहला कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आपके पास यहाँ पर रिपीट होना चाहिए इनिशियल साउंड। जैसे कि यहाँ पर है, 2 ये तो रिपीट कर रहा है स्वीट स्वीट रोज़। पर यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन भी दिया गया है तो एलिट्रेशन भी नहीं हो सकता। ओनोमेटोपोइया क्या होता है जब किसी एनिमल का साउंड आप जो है यहाँ पर आए। अगर यहाँ पर ऐसे होता माई लव इज लाइक अ बजिंग साउंड और बज आ जाता है या फिर कुछ बज क्या होता है जो हनी बीज हैं वो बज करती हैं या फिर आपके पास कोई और एनिमल साउंड आ जाता है हिस्स आ जाता है या मुंह आ जाता है जो आपकी काऊ करती है हिस्स आपके स्नेक करते हैं तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं देखने को तो यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन है कि मेरा प्यार जो है वो इज लाइक अ स्वीट स्वीट रोज यानी कि अपने लव को कंपेयर किससे कर रहा है एक स्वीट स्वीट रोज के साथ और किसका यूज करके लाइक का यूज करके और एज और लाइक का यूज करके जो कंपैरिजन होता है दैट इज सिमिली सो डी ऑप्शन सिमिली इज द करेक्ट आंसर for question number 4th. Next question we have is question number 5. The humor theory that is fundamental to the comedy of humors is founded in the discipline of dash. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है बेन जॉनसन ने पॉपुलराइज करा था बेन जॉनसन इसे लेकर आए थे अपने वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ओके तो यहाँ से ये लेकर आए थे इसका डेफिनेशन तो यहाँ से ये लेकर आए थे इन्होंने यहाँ से बताया था कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है इन्होंने उस समय में ना आप जो है रेनेसा से बिलोंग करते हैं आपके बेन जॉनसन कंटेम्पररी रह चुके हैं फ्रेंड और राइवल दोनों रह चुके हैं शेक्सपियर के बेन जॉनसन बड़ी ज़्यादा फेमस है अपने कोर्ट मास के लिए अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए इनके बड़े फेमस वर्क हैं एल्केमिस्ट हो गया वॉलपोन हो गया जहाँ पर ये सोसाइटी के ग्रीड की बात करते हैं कि लालच कितना बढ़ गया है बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं एंड इन्हीं के एक प्ले में शेक्सपियर ने एक कैरेक्टर नोवेल का रोल करा था इसका रोल करा था प्ले करा था शेक्सपियर ने तो देखिए एक्टिंग ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं प्ले राइट भी बहुत अच्छे हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का जो नया जॉनर आपका हमारे पास लेकर आए थे इजाद करा था जो नया फॉर्म तो ये है इसमें क्या बताते हैं कि कॉमेडी पहले के समय में कॉमेडी होती थी हैप्पी एंडिंग यानी कि कोई भी हम साथ साथ है वाली एंडिंग सब खुश हैं कोई मारधाड़ नहीं हो रही कोई सैड एंडिंग नहीं है अगर हैप्पी एंडिंग हो रही है तो कॉमेडी है कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि कपिल शर्मा शो लगा दिया और हम ठहाके मार के सारे जो है हंस रहे हैं कॉमेडी का मतलब सिर्फ होता था हमारे पास पहले के ज़माने में शेक्सपियर तक हमारे पास क्या होता था हैप्पी एंडिंग्स देन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लेकर आए जहां पर एक्चुअल में ह्यूमर निकल कर आ रहा था लोग हंस रहे थे लोग हंस किस पे रहे थे आपने पहले देखा होगा स्लैपस्टिक कॉमेडी होती थी स्लैप एंड स्टिक से मारना और लोग जो है सर्कस में ये देखकर जोकर को जब मार पड़ती थी तो लोग देखकर हंसते थे तो ये होती थी स्लैपस्टिक कॉमेडी जो चार्ली चैपलिन ने भी बहुत करी हुई है हमारे पास कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हमारे पास वो है जहां पर हमारी बॉडी में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन एनाटॉमी का बहुत स्टडी हुआ हो रहा था कि हमारे बॉडी में है क्या हमारा ह्यूमन का इंसान का शरीर बना किससे है तो ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं जिसमें एक है ब्लड दूसरा है हमारे पास ब्लैक बाइल तीसरा है हमारे पास येलो बाइल देन वी हैव फ्लैगम ओके तो ये अगर हमारे ये जो फ्लूइड्स हैं इनका अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो एक हमारे पास एक ऐसा ट्रेट हमारा एक ऐसा पर्सनालिटी का एक फीचर निकल कर आता है अगर कुछ भी डिसबैलेंस हो गया इनका चारों में से किसी का भी कुछ ज़्यादा आ गया जैसे ब्लड ज़्यादा है तो इंसान गुस्से वाला शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो इंसान जो है वो सैड रह सकता है बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कपिल शर्मा के शो में जब वो एक करेक्टर प्ले करता है जहाँ पे वो गुत्थी जो है वो दुखी रहती है तो दुखी देखकर भी हमें हंसी आती है कई बार जो है कि एक कोई इंसान बहुत एग्रेसिव होके कॉमेडी करता है गुस्से में रहता है हमेशा तब भी हमें उस कैरेक्टर को देखकर हंसी आती है तो ये इस तरीके से इंसान की फिजिकल चीजों के ऊपर जो है अगर फ्लूइड का डिसबैलेंस हो गया तो वहां से कॉमेडी निकालते हैं कोई शॉर्ट टेम्पर है तो वहां की मजा कोई हमेशा सैड ही रहता है नो मैटर व्हाट वो उसको डिप्रेशन में ही रहना है तो ये जो है उसके बारे में बात करता है
देन कोई इंसान जो है वो बहुत स्लो है, उस बहुत स्लगिश है, बहुत लेज़ी है, हर काम बहुत स्लो-स्लो कर रहा है, तो उसकी बात भी करी जाती है। ओके? तो ये हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? ए ऑप्शन है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री का तो कुछ लेना-देना है ही नहीं, यहाँ पे हमारी ह्यूमन के इंसान की बात हो रही है, हमारी बॉडी की बात हो रही है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स की बात हो रही है, हिस्ट्री नहीं है। डी ऑप्शन इकोनॉमिक्स भी नहीं है, साइकोलॉजी दिमाग की बात तो कर ही नहीं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फिजियोग्नोमी की बात हो रही है, हमारे इंसान के शारीरिक जिस तरह से हमारी बनावट है, उसकी बात हो रही है। ओके? The next we have is sixth question देखते हैं which work by Alexander Pope celebrates goddess डलनेस अलेक्जेंडर पॉप हमारे जो हैं ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं जिनका जो है बड़े ही फेमस सटायरिस्ट थे हीरोइक कपलेट के मास्टर रह चुके हैं नियो क्लासिकल एज भी इसे कह देते हैं हीरोइक कपलेट के यानी कि कपलेट यानी कि दो लाइंस का पेयर होता है कम शब्दों में बहुत कुछ ज़्यादा बयां कर देते थे हमारे पास अलेक्जेंडर पोप इन्हीं का बड़ा फेमस मॉक हीरोइक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक पर यहाँ पर बात क्या हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कि गॉडेस डलनेस की बात हो रही है कि गॉडेस डलनेस जो है इन्होंने किस वर्क में उनको सेलिब्रेट कराया है यानी कि डलनेस इंसान जब डल है मूर्खता की देवी की बात हो रही है यहाँ पर और वो इन्होंने जो है बात करी थी अपने वर्क द डंशियार्ड में द डंशियार्ड में ये सेलिब्रेट करते हैं गॉडेस डलनेस कहते हैं ये ना थोड़ा तंज कसा करते थे और थोड़ा सामने से नहीं इनडायरेक्टली सटायर कसा करते थे सटायर जैसे कि अम, सटायर का वही मतलब होता है ताना कसा करते थे जैसे सास जो है बहू को ताना कसती है ना डायरेक्टली नहीं बोलती है इनडायरेक्टली बोलती है कि हाँ उसी तरीके से पॉप भी करते हैं पॉप का जो है किसी के साथ लड़ाई अगर हो गया किसी ने पॉप को रुष्ट कर दिया यानी कि गुस्सा दिला दिया या उन्हें बुरा फील करा दिया तो पॉप उसके ऊपर लिख डालते थे कुछ ना कुछ तो ऐसा ही हुआ हमारे पास कॉलिस सेबर द्वारा कॉलिस सेबर जो काफ़ी फेमस थे हमारे पास पोइट थे तो कहते हैं कि कॉलिस सेबर के ऊपर इन्होंने ये वर्क लिख डाला अगर आपको पूछे डनशार्ड किसको किसके ऊपर लिखा है कॉलिस सेबर के ऊपर लिखा है एंड लुई साथ में इन्होंने लपेट लिया था लुई थियोबाल्ड को भी दोनों को लपेट लिया था पर प्राइमरली डनशार्ड इन्होंने किसको कहा है द डनशार्ड कौन है डनशार्ड इन्होंने रेफर करा है कॉलिसेबर्गो की मूर्खों का भी राजा द किंग ऑफ डांसेस मूर्खों का राजा है कॉलिसेबर और इस पे खुद ब खुद जो है वो मूर्खों की जो देवी है मूर्खता की उसका आशीर्वाद है इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता जिस मूर्खता से ये लिख रहा है अपनी पोइट्रीज राइटिंग्स तो ये सबसे बड़ा मूर्ख है और अब मूर्ख के राजा को ये टेंशन हो गई है कि अगला मैं अपना मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी जो है मूर्खता की कौन संभालेगा तो ये पूरा का पूरा सटारिकल पोम उसी के बारे में है इसमें बहुत विट है यूज करा है लंपून है सटायर है राइट the next we have is who wrote the preface for Mulk Raj Anand अनटचेबल अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद का जो है ये नॉवल है हमारे पास जहाँ पर ये बात करते हैं एक कैरेक्टर है बाखा बाखा जो है दलित बॉय है उसकी जिंदगी की बात करते हैं कि किस तरीके से बाखा उसका फादर लाखा जो है हमारे पास बताते हैं कि बाखा एक स्वीपर बॉय है लोग जो है लोगों की फीसिस उठाता है जो है हर जो है आप कह समझ लीजिए कि जितने भी अनहाइजीनिक काम आप समझ लीजिए वो करता है बेचारा और बाखा की ज़िंदगी बहुत ऐसी है कि उसे अपर क्लास के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और एक दिन बाखा इसमें गांधी जी का आइडियलिज्म भी आ जाता है इस नॉवल में कि बाखा एक दिन वर्क कर रहा होता है एट देन वो एक न्यूज़ सुनता है कि गांधी जी कहते हैं कि कोई छुआछूत नहीं करेगा आज से हम सब एक बराबर हैं और सब एक सा इक्वालिटी आएगा इक्वली रहेंगे तो बाका खुश हो जाता है बट ज्यादा खुशी उसे एक चीज सुन के मिलती है जब गांधी जी ये मेंशन करते हैं कि अब फ्लश टॉयलेट्स आ गए हैं फ्लश टॉयलेट्स यानी कि बाखा को खुशी इस चीज की होती है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस लिए बाखा इतना खुश हो गया एट द एंड कि बाखा खुश होता है कि अब मुझे जो है ये गंदा काम नहीं करना पड़ेगा फ्लश टॉयलेट्स आ गए हैं और इसी नॉवल का प्रीफेज यानी कि पहले प्रीफेज मतलब किताब से पहले जिस किताब के बारे में बताते हैं ना कि किताब में ये होगा ऐसी किताब होगी किसके बारे में होगी तो वो सारी चीजें बताई हैं ई एम फॉस्टर ने इसका प्रीफेज लिखा है ये चीज याद रखिएगा आप ओके
एट्थ क्वेश्चन ये है हमारे पास विच 20th सेंचुरी पोइट एंड ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक रॉट द फॉलोइंग एसेज नंबर वन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड सेकंड मेटाफिजिकल पोइट्स थर्ड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये तीनों के तीनों किस 20th सेंचुरी पोइट ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक ने लिखे हैं द वेरी फर्स्ट ऑप्शन ए टी एस एलियट ही इज द करेक्ट आंसर टी एस एलियट ने ही ये तीनों वर्क लिखे हैं और यही हमारे पास मॉडर्निस्ट क्रिटिक हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये बात करते हैं हमारे पास कि देखिए यहाँ पे डिबेट चलता है कि क्लासिक्स बेहतर हैं जो पुराने जो ट्रेडिशन सेट कर गए हैं स्टैंडर्ड सेट कर गए हैं पुराने जो राइटर्स हैं होमर है जिसमें आप कह लो प्लेटो हैं एरिस्टोटल हैं आपके पास वर्जल हैं लोंजाइनस हैं जितने भी पुराने रोम और ग्रीक के राइटर्स हैं वो वो अच्छा लिखा करते थे कि मतलब वो उनको फॉलो करना चाहिए ब्लाइंडली या फिर अपना इंडिविजुअल टैलेंट यानी कि जो सिर्फ मेरा जो है टैलेंट है मैं सिर्फ उसी में लिखूं बाकी किसी का मेरे पे कोई इन्फ्लुएंस ना हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बैलेंस करते हैं कि दोनों को ही बैलेंस करके चलना चाहिए पर बिल्कुल ट्रेडिशन पे भी मत चले जाओ बिल्कुल इंडिविजुअल टैलेंट पे भी मत चले जाओ जो सीख लेनी है बड़ों से वो लो अपने एंड अपना जो है अपना जो है टच उसमें जरूर डालिए द मेटाफिजिकल पोइट्स में ये बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स डन की मार्वल की जितने कैसे उन्होंने कंसीट्स का पैराडॉक्सिस का यूज करा था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है जो प्ले है हेमलेट उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि बाकी जितनी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं मुझे बहुत पसंद आई हैं बट हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में एक चीज कहते हैं कि हेमलेट एज अ स्कॉलर इसने इसमें हमर्शिया था एक फ्लॉ था एक कमी थी हेमलेट में कि बहुत इनडिसाइसिव था यानी कि हैमलेट ने इतना समय लगा दिया जबकि हैमलेट के खुद के फादर के गोस्ट ने आकर बता दिया स्टार्टिंग में ही कि तुम्हारी मदर और तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे अंकल क्लॉडियस ने मुझे मारा है तो जर्टूड अपनी मदर और अपने अंकल से मेरा बदला जरूर लेना उन्हें मार दो बट हैमलेट ने पूरा प्ले ही निकाल दिया कभी वो पागल होने की एक्टिंग कर रहा है कभी क्या कर रहा है इतना ज्यादा सोच में वो अपना डिसीजन ही नहीं बना पा रहा है एंड द वेरी फेमस सोलिलोक्वी वी हियर टू बी और नॉट टू बी जो हेमलेट बोलता है अपने मुंह से क्या करूं समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये एक और चीज बोलते हैं कि बाकी सब प्लेज में ओथेलो किंग लियर मैकबेथ तीनों में मुझे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टीएस एलियट कहते हैं मुझे दिखा है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में मुझे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं देखने को मिला शेक्सपियर यहाँ पे लैक कर गए टीएस एलियट की नजरों में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है ये क्वेश्चन आता है कि किस प्ले में पॉइंट आउट करते हैं एलियट की ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है वो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में है अगर हैमलेट सैड है तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कोई ऐसा तूफान नहीं आ रहा है जब वो गुस्सा हो रहा है आपने यूजुअली देखा होगा जब आपकी जो मूवीज हैं उसमें जब लवर्स का ब्रेकअप हो जाता है सैड हो जाते हैं तो एकदम बारिश आ जाती है सैडनेस का माहौल रो रहे हैं बैड एकदम ऐसे दिखाते हैं पूरा का पूरा जब गुस्सा आता है तो तूफान आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट्स के साथ उसके इमोशंस को रिलेट करना वो उसे हैमलेट में नहीं दिखा टीएस एलियट को ठीक है तो ऑप्शन एट का आंसर क्या आ जाएगा टीएस एलियट साथ ही साथ मैं कुछ जितना हो पाएगा मैं उतना आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ चारों के चारों ऑप्शंस ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए ओके Which of these is a work by Sarojini Naidu? Option B is the correct answer. Palanquin bearers. So पालकी है बेसिकली ये पालकी जो दुल्हन की पालकी उठाते हैं ना उनके ऊपर इन्होंने एक पोम लिखा था वेरी फेमस पोम तो ये जो है इनका सरोजनी नायडू का ये इनका लिरिक कलेक्शन में से एक है लिरिक पोम है ये इनका जिसमें रिदम भी है सब है तो ये है बाकी शेम जो है वो इनका वर्क नहीं है ये रॉन्ग है इट इज नॉट रिटन बाय नायडू फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई ने लिखा है शेम जो है सलमान रश्दी ने लिखा है अनीता देसाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय नन अदर देन जवाहर लाल नेहरू ओके ऑप्शन सो क्वेश्चन नंबर 10 हु कॉल्ड जॉनसन द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी अब मैंने आपको बताया था कि बेन जॉनसन ने क्या निकाला था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जिस वजह से इनको टाइटल दे दिया गया सम्मानित कर दिया गया कि भाई ये तो क्या है फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी है अब ये बोला किसने ये बोला था हमारे पास चार्ल्स गिल्डन ने चार्ल्स गिल्डन ने हमें बोला ये जो है एपिथेट दिया था कि फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी बोला गया था इनको रेनिसा का एडवर्ड यंग नहीं है ड्राइडन भी नहीं है थियोबाल्ड भी नहीं है चार्ल्स गिल्डन ने ये बोला था क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं which celebrated writer wrote in custody which was later made into a movie by merchant ivory production
ओके, पूरा यहाँ पर है, ये कट गया है थोड़ा सा। आइवरी प्रोडक्शंस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास कस्टडी जो है, ये नॉवल जो है हमारे पास 1984 में आया था। मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस ये 1993 में इसका जो है मूवी में बना था। तो ये किसने लिखा था? ये आपके पास किरण देसाई ने लिखा था? बिल्कुल भी नहीं। सलमान रश्दी ने? नहीं। अनीता देसाई ने? यस, इन्होंने लिखा था। वीएस नैपॉल ने? नहीं। अनीता देसाई ने लिखा है, उन्हीं की बेटी है किरण देसाई। ठीक है, तो ये किरण देसाई का वर्क्स आपको है, इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा है इन्होंने, पर ये नहीं लिखा है, राइट। तो दिस वर्क इन कस्टडी, जो ये हमारे पास डोमेस्टिक लाइफ की बात करते हैं, एक विमेन का क्या कंडीशन होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज में और फैमिली में, डोमेस्टिक लाइफ में क्या क्या चीजें एक विमेन फेस करती है, और बाहर अगर फॉरेन में चली जाएगी तो और क्या फेस करेगी। तो ये सारी चीजें जो है इन कस्टडी में जो है बताया था अनीता देसाई ने, जो 1984 में आया था, जिसको बाद में मूवी बना दिया था जिसके ऊपर, मर्चेंट, किन्होंने बनाया था? मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस ने। तो कई बार क्वेश्चन आपको घुमा कर दे देंगे कि अनीता देसाई की कौन सी नॉवल को जो है मूवी बनाया गया था, तो आपको पता है इन कस्टडी को बनाया था। कौन सी प्रोडक्शन ने बनाया था? मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन ही उठा के दे दिया जाए, इसको घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हु रॉट एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और आउट ऑफ हिज ह्यूमर दोनों ही वर्क जो हैं बेन जॉनसन ने लिखे हैं, जहां पर ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का डेफिनेशन भी देते हैं कि उसमें 4 फ्लूइड्स होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए 4 फ्लूइड्स भी कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, राइट। सो 12th का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th, द कैसल स्पेक्टर इज अ वर्क बाय। कैसल स्पेक्टर है क्या हमारे पास? ये एक गॉथिक ड्रामा है। और ये किसने लिखा है हमारे पास? ये आया क्या था? ये मेलोड्रामा है, 1797 में आया था, और ये हमारे पास मंक लुइस ने लिखा है। अब आप बोलोगे मैम ये तो ऑप्शन में नहीं है। मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, इन्हीं को मंक लुइस भी कह देते हैं इन शॉर्ट में, इन्होंने ये लिखा था मेलोड्रामा। बाकी मैरी शेली ने भी नहीं लिखा, बायरन, वॉल्टर स्कॉट तो हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। मैरी शेली गॉथिक नॉवल इन्होंने लिखा है, बट इनकी गॉथिक नॉवल है बड़ी फेमस, फ्रैंकेनस्टीन है। लॉर्ड बायरन नहीं, ये अपने बायरॉनिक हीरो के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भी नहीं लिखा। ए, बी और डी इनकरेक्ट हो गए, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ओके। 14th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द स्ट्राइडर्स एंड द सेकंड साइड? ये दोनों ही किसने लिखे हैं? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए के रामानुजन ने हमारे पास ये दोनों लिखे हैं, पोम्स हैं, द स्ट्राइडर एंड सेकंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय जॉन केट्स? जॉन केट्स जो है हमारे पास रोमांटिक पोइट हैं, जिनका बड़ी जल्दी ही जो है इनका डेथ हो गया था, और इन ये जो हैं बड़े ही ज्यादा वर्सेटाइल किस्म के राइटर रह चुके हैं, पोइट रह चुके हैं। ओके। सो ये हमारे पास ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं हमारे पास, एंड इसी के साथ साथ जो है आपके पास एंडेमियन भी इन्हीं का वर्क है। नॉट पूछा है ना? नॉट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो जॉन कीट्स ने लिखा है। द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस ये भी इन्होंने लिखा है। हाइपेरियन ये भी इनका ही वर्क है। टू अ स्काईलार्क ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, 15th का डी आंसर होगा, टू अ स्काईलार्क, क्योंकि ये जॉन कीट्स ने नहीं लिखी है, ये पोम लिखी है पीवी शेली द्वारा। स्काईलार्क एक पक्षी है व्हाइट कलर का, जिसका जो है पीस को रिप्रेजेंट करता है, वो पीस का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज एन एग्जांपल ऑफ बैलेड। अब बैलेड क्या होता है? ये कौन सा जो है फॉर्म है हमारे पास, क्या है ये एक जो है सॉन्ग होता है विच इज अ फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोम, अ डायरेक्ट मैनर, सम पॉपुलर स्टोरी यूजुअली टेकन फ्रॉम एन इंसिडेंट इन द लोकल हिस्ट्री और लेजेंड। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में हमारे पास ज्यादा नहीं हुआ करते थे, लिखा नहीं करते थे, तो हमारे जो परदादा कह लीजिए, दादियाँ कह लीजिए, तो अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हुआ करते थे, तब भी हमें इतनी जो है प्यारी-प्यारी कहानियाँ वो है सुना दिया करते थे।
और गा-गा के सुनाते थे। तो जो फ़ोक टेल्स हैं हमारे पास, कोई भी इंसिडेंट की कहानी है, तो वो इस तरीके से पेश करना, डायरेक्टली पेश करना, फ़ोक सॉन्ग हो गए। पंजाब में तो कितने सारे फ़ोक सॉन्ग्स हैं, उसको तो हम गिनते-गिनते भी रह जाएँगे। ओरली ट्रांसमिटेड पोएम्स यानी कि मुख ज़ुबानी जो है, मुख ज़ुबानी जो है हमारे पास पोएम्स को ट्रांसमिट करा गया है, बताया गया है, तो ये उसको बैलेड कहते हैं। तो इनमें से बैलेड है ए, कॉलरिड्स राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। ये पूरी की पूरी कहानी है कि किस तरीके से जो है हमारे पास जो मरीनर होता है वो एल्बाट्रॉस को मार देता है, मौसम खराब हो जाता है, शिप में लोग मरने लगते हैं। बाकी के जो क्रू मेंबर्स होते हैं उसके गले में वो लटका देते हैं एल्बाट्रॉस एज़ अ साइन ऑफ पनिशमेंट कि उसको पनिशमेंट दिया गया है और वो उसका बोझ लेकर चलता है, रिडेम्पशन करता है और वो अपनी कहानी जो है वो शादी में सुना रहा होता है सबको, उसके गले में एल्बाट्रॉस बंधी हुई है। और इसका बड़ा एक फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। यानी कि समुंदर में पानी तो हर जगह है, पर पानी कैसा है? खारा पानी है, तो पीने के लिए एक बूंद भी हमारे पास नहीं है। राइट? तो मिल्टन लिसिडस ये पेस्टोरल पोम है हमारे पास। पेस्टोरल क्या होता है हमारे पास? जैसे कि जहाँ पे हम रूरल लाइफ की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं, खेतों खलिहारों की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पेस्टोरल कहते हैं। जैसे कि आपका शेफ़र्ड अगर मेन कैरेक्टर शेफ़र्ड हो गया हमारे पास या फिर हमारे पास नेचर हो गया, स्पेंसर, मिल्टन ये सारे बहुत लिखा करते थे। वर्ड्सवर्थ कुकू ये लिरिक पोम है। रिदम है इसमें, इसमें एक्सप्रेशंस है, इमोशंस हैं आपके जो है इसमें कोई कहानी तो नहीं है एज़ सच बट इसमें पर्सनल रिफ्लेक्शन है, फीलिंग्स हैं जैसे कि वर्ड्स बहुत यूज़ करते थे नेचर लिरिक्स। बायरन्स व्हेन वी टू पार्टेड तो यहाँ पे ये हमारे पास इनका एक सैड पोम है, किस तरीके से तो हमारे पास ये जो है वैलिड है। उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आप कह लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास होते हैं। बैलेड्स आपने देख लिया कि स्टोरी जो है एक सिंपल स्टैन्ज़ा के फॉर्म में आपको बताई जाती है और मुख जुबानी भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, जिसमें आपको बड़े सारे डायलॉग दिखेंगे, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी देख सकते हैं, वो बैलेड्स होती है। पेस्टोरल गाँव की कहानी जिसमें मेन कैरेक्टर आपके पास शेफ़र्ड हो सकता है। जैसे आपके पास शेफ़र्ड्स कैलेंडर भी है। तो वो भी पेस्टोरल है। लिरिक पोएम जिसमें रिदम होगा एंड आपके पास जो है ना एक होता है एलेजी भी होता है। एलेजी क्या होता है बच्चों? कई बार इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास को, कैसे पहचानना है कौन क्या है? अगर किसी के मरने के ऊपर मॉर्निंग उसके शोक मना रहे हैं, उसका कोई दोस्त है उसका शोक मना रहा है या फिर जो है दुःख मना रहा है या किसी डेड पर्सन के ऊपर लिखा गया है किसी की डेथ के ऊपर, तो वो एलेजी होती है हमारे पास। जैसे कि सॉरी लिसिडस हमारे पास एलिजी है। सो सॉरी। इनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ पे मिल्टन ने लिखा था। ओके? सो बी इज़ एन एलिजी। तो यहाँ पे एंड उसी के साथ-साथ जो है ओड क्या होता है? ओड यानी कि आप किसी को एड्रेस कर रहे हो। पोम किसी को आपने एड्रेस कर दिया या फॉर्मल एड्रेस कर दिया टू समवन और समथिंग नॉट स्पेसिफिकली समवन समथिंग पे भी कर सकती हो ओड को ऐसे याद रखना ना ओ किधर जा रहा है ओ मतलब किसी को बुलाना किसी के ऊपर जो है पोम को उसको एड्रेस कर देना कि ओ की तुम्हारी किसी की बात हो रही है किसी चीज की बात हो रही है एक हमारे पास होता है जॉनरा ड्रामेटिक मोनोलॉग का जैसे कि इसके लिए ना आपके कौन बड़े फेमस थे आपके विक्टोरियन पोइट जो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग बड़े फेमस थे इसके लिए ब्राउनिंग ब्राउनिंग का जैसे कि आ जाएगा माय लास्ट डचेस माय लास्ट डचेस आ जाएगा जहां पर वो मोनोलॉग का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है वन लॉग का मतलब होता है डायलॉग ड्रामेटिक का मतलब यानी कि ड्रामा में एक ही पर्सन बोल रहा है और बाकी सारे चुप हैं जैसे कि प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन बोलता जाता है अपना डायलॉग और बाकी सारे चुपचाप सुन रहे होते हैं हमारे कानों तक बात पड़ती है दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग कि बोले ही जा रहा है और ये सारा है एक हमारे पास डिफरेंट जॉनरा होता है एक होता है एपिक एपिक क्या होता है जैसे कि हमारे पास है हमारी रामायण है महाभारत है वो एपिक है जिसमें ग्रैंड होते हैं जिसमें गॉड्स की बात होती है ग्रैंड स्टोरीज होती हैं हीरोज की हमारे पास एक हमारे पास जॉनरा होता है ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं दैट्स वाई एक जॉनरा अगर इस पे क्वेश्चन आ गया है बैलेट पे दैट डजंट मीन बाकियों पे नहीं आएगा आता रहेगा तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए सोनेट क्या होता है
14 लाइन्स का सोनेट होता है हमारे पास, जिसमें एग्ज़ैक्टली 14 की 14 लाइन होती हैं और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट राइमिंग स्टाइल्स हो सकते हैं। शेक्सपियरियन का अपना था राइमिंग स्टाइल, पेट्रार्कन का अपना था। पेट्रार्क जो थे वो इटली से थे। इन्होंने सोनेट का पेट्रार्क इटली से थे। इन्होंने अपनी लवर के लिए जो है सोनेट्स लिखना शुरू करा था 14 लाइन्स का पोएट्री, और ये डिवाइड करते थे 8 प्लस 6 में। 8 लाइन का क्या होता था? ऑक्टेव, और 6 लाइन का होता था सेसेट। तो इसमें ये डिवाइड किया करते थे। पेट्रार्क ने शुरू करा था सोनेट, पर इंग्लैंड में कौन लेकर आया था? इंग्लिश सोनेट किसने हमारे पास फेमस करी, जिसके बाद इसको शेक्सपियर वगैरह सब लिखने लग पड़े थे सोनेट में। तो इंग्लिश सोनेट हमारे पास लेकर आए थे अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड, जिनका नाम क्या था? हेनरी हावर्ड, जो कि कहाँ के अर्ल थे? सरे के अर्ल थे। जहां से शेक्सपियर सब ने जो है फिर सोनेट्स लिखना शुरू करा, और शेक्सपियर ने अपनी उम्र में ताउम्र में कितनी टोटल सोनेट्स लिखी हैं? 154 सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने। तो एक क्वेश्चन से हमने मल्टीपल चीजें जो है समझ ली हैं, पढ़ ली हैं। अब बच्चों, सटायर क्या होता है? इसी में सटायर भी आ जाएगा, जिसमें आप रिडिक्यूल करते हो ताकि सामने वाले की जो कमियां हैं उसको एक्सपोज कर सको। और अलेक्जेंडर पॉप और जोनाथन स्विफ्ट से अच्छा सटायर कोई नहीं लिखता है। सटायर के माहिर हैं आपके पॉप। एक होता है एलेग्री। एलिग्री क्या होता है? जो आपके जो है मिडल इंग्लिश पीरियड में ना चौसर बड़ा यूज करा करते थे। कैंटरबरी टेल्स वगैरह कितने भी इनके पोम्स हो गया, या फिर आप जो है और भी इनके देखिएगा बाकी जो एलिग्री, यानी कि यहाँ पे एक स्टोरी विद इन हिडन मीनिंग, मतलब कहानी में ही एक जो है एक स्टोरी विद हिडन मीनिंग। कहानी में जो है एक हिडन मीनिंग आपका छुपा होगा। ठीक है, सिंबॉलिक कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर हो सकता है, सिंबॉलिक कैरेक्टर। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास होते हैं जिन पे आपकी पोम्स लिखी जाती हैं। एलिजी हो गया, पेस्टोरल हो गया। पेस्टोरल जिसमें शेफर्ड वगैरह जो है चरवाहे वगैरह कैरेक्टर्स होते हैं, गाँव की बात करते हैं। देन वी हैव एलिजी किसी की मौत पे, इसमें आपके जो है किसी के दुख के ऊपर शोक मनाना। ओके, कितने सारे जॉनरास हमने कर लिए इसी में ही। 17th में हम देखते हैं कि द शेफर्ड्स कैलेंडर, ये शेफर्ड्स कैलेंडर हमारे पास किसने लिखा है और ये कौन से ईयर में जो है हमारे पास आया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, आया तो था 1579 में। शेफर्ड्स कैलेंडर में बात करते हैं 12 मंथ्स की बात होती है, और 12 मंथ्स में 12 सॉन्ग्स की बात होती है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर इसकी बात हुई है, और ये स्पेंसर ने लिखा था हमारे पास। एलिजाबेथन एज में या फिर रेनेसॉ में कह लीजिए, एडमंड स्पेंसर। इनका अपना एक स्पेंसरियन स्टैंजा भी है, इनका वो भी है, फेयरी क्वीन भी इन्होंने लिखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। 18th की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ दीज जॉनरास वर लार्जली इनकॉन्स्पिशियस इन द ऑगस्टन एज? इनकॉन्स्पिशियस यानी कि ज्यादातर इन जॉनरास में कौन से ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर या डोमिनेंट या फुल्ली मैच्योर्ड नहीं थे उस समय में? देखिए, पोइट्री तो लिखा करते थे। ऑगस्टन में आपने रेप ऑफ द लॉक देखा है पॉप का, तो ये तो गलत हो गया। ड्रामास भी लिखा करते थे, बिल्कुल। प्रोज भी थे, प्रोज ज्यादा नहीं थे। फिक्शन जो है हमारे पास अ, जो है धीरे धीरे लिखना शुरू हुए थे। रोमांटिक के समय से फिक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हुए थे हमारे पास। रोमांटिक्स में जो है नॉवेल्स वगैरह जिसमें आ जाती हैं फिक्शन में, ये हमारे पास वहां पे पॉपुलर हुआ था। प्रोज जो है, प्रोज इतने खास नहीं थे हमारे पास उस समय में, और पर लिखे जा रहे थे, फिर भी एसेज लिखे जा रहे थे, चाहे वो एसे ऑन क्रिटिसिज्म हो, एसे ऑन मैन हो, आपके पॉप ने ही खुद लिखे हैं। तो ये तो गलत है, जिस बच्चे ने करा ये गलत है। फिक्शंस नॉवेल्स इतने खास नहीं लिखे जा रहे थे, ये जो है जॉनरा पॉपुलर नहीं था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 19th वी हैव नॉर्देंगर एबी एंड इज द सटायर ऑन, ये गॉथिक नॉवल है हमारे पास। और ये नॉवल किसने लिखा है? ये नॉवल हमारे पास लिखा है हमारी रोमांटिक नॉवलिस्ट जेन ऑस्टन ने। इसके बाद जाके, जैसे ऑगस्टन एज के बाद रोमांटिक एज आएगा ना, इसके बाद जाके नॉवेल्स जो है आपकी
एकदम फुल फ्लेज में लिखना शुरू हो जाएँगी धीरे-धीरे करके और उसके नेक्स्ट ईयर जो रोमांटिक के बाद विक्टोरियन आता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉवेल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर तो चलो नॉवेल चल ही पड़ी थी बहुत ज़्यादा। लोगों ने काफ़ी पढ़ना पसंद करा था, पर पहले के लोग ज़्यादातर पोएट्रीज़ पसंद किया करते थे। टेड ह्यूज शेक्सपियर्स एंड द गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग इज इंस्पायर्ड बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। ये किससे इंस्पायर्ड है रॉबर्ट ग्रेव्स के? ये आ जाएगा आपके पास बी, द व्हाइट गॉडेस। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 1948 का जो ये वर्क है। 21 का हम देखते हैं, अ विंडिकेशन ऑफ, जस्ट लेट मी चेक, आपको दिखाई नहीं दे रहा ना? ये देखिए, A vindication of the rights of women was written as path-breaking treatise on women's freedom. Who wrote this work? ये वर्क मैरी शेली ने लिखा है। इन्हें हाइनाइन पेटीकोट भी कहते थे, ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कह देते हैं। इन्होंने जो है ये वर्क लिखा था 1792 में। और ये वर्क, ये जो है मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट ही आगे चल के जो है मैरी शेली जो है ना, जो पीबी शेली जो रोमांटिक पोइट है, उनसे शादी करेंगी तो ये मैरी शेली बन जाएंगी। अदरवाइज ये इन्हीं की बेटी हैं, मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट की ही बेटी हैं, जिनके जन्म के कुछ जन्म के बाद ये जो है इनकी मदर जो है मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट, जो कि बहुत फिनोमिनल राइटर थी हमारे पास, उनका डेथ हो जाता है। अब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इन्होंने ही लिखा है। ये गर्ल एजुकेशन के ऊपर भी बात करती हैं, वुमेन एजुकेशन के ऊपर। सैमुअल बेकेट वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। कौन से साल में इनको लिटरेचर में ये प्राइज मिला था? 1969 में ही इनको लिटरेचर में ये प्राइज मिला था। मेड वी हैव क्या मतलब, आई हैव मेड अ वीडियो, जहाँ पे एक वन शॉट क्लास है, नोबेल प्राइज जिनको मिला है लिटरेचर में, उनका एक पूरा का पूरा एक ही वीडियो है, जहाँ पे आपको सारे पता चल जाएंगे कि आज तब से लेकर, जब से स्टार्ट हुआ है लेकर अब आज के समय तक, किस किस को कौन से, अगर स्पेसिफिक वर्क के लिए मिला है नोबेल प्राइज, किस किस को, वो भी लिटरेचर में, स्पेसिफिकली लिटरेचर में किन किन को मिला है ईयर वाइज। 23 जो है क्वेश्चन उसमें पूछा है 23rd में, हु रोट फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन हमारे पास आंख बंद करके सीधा ही अनीता देसाई ने लिखा था, 1977 में लिखा था इन्होंने। A Tale of a Tub was published in the year, A Tale of the Tub was published in the year, ये हमारे पास किसका वर्क है? ये है जॉनथन स्विफ्ट का वर्क है। ओके, सो देखिए, समटाइम्स अनोनिमसली इसका पब्लिकेशन 1704 भी ले लिया जाता है फर्स्ट पब्लिकेशन, बट वो अनोनिमस है, इनिशियल पब्लिकेशन इसका माना जाता है। बट इसका लेटर ऑन जो है, मोस्टली आप जो है लेटर ऑन अथॉरिटेटिव वर्जन में देखोगे तो इसका आंसर आपको 1708 साइट करा हुआ दिखेगा। ठीक है, कर्ट्स 25th देखिए, कर्ट्स द सक्सेसफुल आइवरी ट्रेडर इन द नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखी थी हमारे पास? जोसेफ कॉनराड ने लिखी थी हमारे पास, जो कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, बड़े फेमस। इन्होंने नॉवल लिखी थी हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसमें मिस्टर कर्ट्स का कैरेक्टर था, जिनके आखिरी मरते समय जो आखिरी शब्द थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, हॉरर हॉरर हॉरर। ओके, तो ये इनके आखिरी शब्द थे, हॉरर हॉरर हॉरर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें क्या हम आंसर आ जाएगा? ए डब्ल्यू बी येट्स इनकरेक्ट है, बी जॉन स्टीनबेक ये भी इनकरेक्ट है, सी जोसेफ कॉनराड ये भी, ये करेक्ट है, और डी जो है डी एच लॉरेंस ये इनकरेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Then we have, which one of the following is not an example of dramatic monologue? Dramatic monologue, My Last Duchess रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, नॉट पूछा है, ये तो है, ये तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। द पेट्रियट ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रेफर्ड ये टी एस एलियट ने लिखा था, ये भी हमारे पास ड्रामेटिक, मॉडर्न ड्रामेटिक मोनोलॉग का पार्ट है। ओड टू द वेस्ट विंड बाय शेली, ये लिरिक हमारे, ये ओड है हमारे पास, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है ओड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। अभी हमने देखा ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफरेंट जॉनरा है, और जो है हमारे पास एक डिफरेंट जॉनरा है। ओके, देन वी हैव 27. Sir Richard Steele and Joseph Edison contributed some of the most illuminating essays in the century. Name the periodical essays they started. The Tatler and Spectator. We मतलब
वी फेस से मैं वी कह रही हूँ। आई हैव क्रिएटेड वन शॉट मैगजीन वीडियोस जहाँ पे मैंने सभी पैम्फलेट सभी मैगजीन जहाँ से सबसे पहला पैम्फलेट से सबसे पहले मैगजीन पीरियोडिकल ऐसे से लेकर सबसे करंट ऐसे तक का एक ही वन शॉट वीडियो बनाया है। 1 घंटे में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, कौन सा कब आया था, कौन से ईयर में आया था, कितने वीकली आता था, तो हफ्ते में कितनी बार आता था, कौन कौन से दिन में आता था, ट्यूसडे को आता था, वेडनेसडे को आता था, कौन से डे में आता था। ये सारी चीजें बहुत ही क्रिस्पली जो है प्रिसाइजली क्रिस्प एंड प्रिसाइजली क्लियर है। टैटलर जो है 1709 में आया था और स्पेक्टेटर जो है वो 1711 में आया था। टैटलर जो है पहले स्टील ने शुरू करा था, उसके बाद स्टील ने एडिसन को भी ऐड करा, एडिसन के साथ जोड़कर फिर उन्होंने स्पेक्टेटर भी नहीं का काम है दोनों का। तो टैटलर एंड स्पेक्टेटर याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। Name the last novel written by Thomas Hardy which was burnt in the streets of London and focus on the issues of class, education, religion, mortality, marriage in the Victorian age। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ज्यूड द ऑब्सक्योर। ये इनका जो है 1895 में आया था पूरा का पूरा। पहले सीरियलाइज्ड वर्जन था, सीरीज में आया था। कंप्लीट बुक 1895 में देखने को मिली है, इसको जो है जलाया गया था। डार्क रूम 29 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोड द नॉवल द डार्क रूम। डार्क रूम किसने लिखा है हमारे पास? आर के नारायण ने लिखा है डार्क रूम हमारे पास 1938 का। और इसका सेटिंग भी क्या है हमारे पास? आर के नारायण का मैक्सिमम जितने भी वर्क्स हैं उनका सेटिंग हमेशा क्या रहेगा? एक फिक्शनल टाउन है, काल्पनिक टाउन है, मालगुडी वही रहने वाला है। 30th क्वेश्चन देखिए, एलिजाबेथन एज सीज द हाइट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स डैश है इन इंग्लिश लिटरेचर आर्ट। रेनेसां, रेनेसां आएगा, ठीक है। 1485 से लेकर 1603 तक रेनेसां चला था हमारे पास। रेनेसां जहाँ पे रेनेसां का मतलब होता है जो है आर्ट में रिवाइवल आ गया था, सब कुछ आ गया था। आर्ट बहुत अच्छा, ड्रामा, बड़ी सारी जो है लिटरेचर से जुड़ी चीजें आ रही थी, जिसमें बहुत एजेस आती हैं। एक आती है एलिजाबेथन एज, दूसरी आती है जेकोबियन, राइट, 1660 तक, सॉरी, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी आ जाएगा, कैरोलाइन भी आ जाएगा। देन वी हैव प्योरिटनिज्म जो है हमारे पास, कॉमनवेल्थ पीरियड भी आ जाएगा। तो ये आएगा। इसके 1660 से लेकर 1702 का जो एज है वो आएगा रेस्टोरेशन पीरियड, जहां पे फाइनली मोनार्की रिस्टोर होगी और फ्रेंच लिटरेचर से इंस्पायर लिटरेचर शुरू हो जाएगा। 31 देखिए हमारे पास, It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in a want of a wife। यानी कि जिसका अच्छा फॉर्चून है, जो अच्छी सरकारी नौकरी लग गया है लड़का, वो यूजुअली क्या है, एक लड़की ही शादी के लिए ढूंढ रहा होगा, एक वाइफ। तो ये किसकी लाइन है हमारे पास? दिस इज द लाइन, इस बच्चे ने करा हुआ है परसुएशन। बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज द ओपनिंग लाइन इन जेन ऑस्टेन प्राइड एंड प्रेजुडिस ना, 1813 में आया था ये वर्क, ये देख लेना। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ही लाइन है। वेवरली नॉवेल्स वर रिटन बाय, वेवरली नॉवेल्स के लिए कौन फेमस है? सर वॉल्टर स्कॉट। ये सेटिंग वेवरली का जो सेटिंग है वॉल्टर स्कॉट बहुत यूज करते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। 33 देखिए, इन विच ऑफ दीज ड्रामेटिस्ट वर्क विल यू फाइंड द कैरेक्टर व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगन। सैमुअल बेकेट का जो वर्क है ना, एब्सर्डिस्ट ड्रामा है जो, वेटिंग फॉर गोडो, उसमें जो है हमें ये जो है व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगन दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं एक पेड़ के पास खड़ा होके, किसका? गोडो के आने का। कोई भी नहीं जानता गोडो कौन है। बच्चे सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि गोडो जो है गॉड को रेफर कर रहे हैं। पूरा प्ले निकल जाता है, गोडो नहीं आता। एक छोटा सा लड़का इनको एग्जाम बोलने आता है कि गोडो आज नहीं कल आएगा, फिर से वो साइकिल शुरू हो जाता है। दैट शोज द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, की जिंदगी का कोई अपने आप में कोई मतलब नहीं है। एब्सर्ड थिएटर का पार्ट है ये प्ले, एब्सर्डिज्म का, मीनिंगलेसनेस की बात करता है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, हमारा जिंदगी का चक्र जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। 34 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिटन बाय द ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। द फ्ली जॉन डन ने लिखा है, नॉट पूछा है हमसे। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इन्होंने लिखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी जो है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ये एंड्रू मार्वल ने लिखा था, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। डेथ बी नॉट प्राउड भी डन का ही वर्क है। 35 देखते हैं, चूज द टर्म फॉर एन एलेबरेटली फॉर्मल लिरिक पोम एड्रेस टू अ पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी विच इज सीरियस और एलिवेटेड इन टोन। किसी को एड्रेस करना, ओड आ जाएगा, ठीक है, अभी हमने देखा। 36 देखिए, विच ऑफ द जॉर्ज एलियट नॉवेल्स इज डिस्क्राइब बाय वर्जीनिया वुल्फ एज वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश
novels written for grown up people. मिडल मार्च इज द करेक्ट आंसर। मिडल मार्च के जो है इन्होंने कहा था, वर्जीनिया वुल्फ ने इसके लिए तारीफ करते हुए कहा था कि ये जो है ग्रोन अप के लिए नॉवल है। नॉवल ऑन येलो पेपर इज रिटन बाय, नॉवल ये किसने लिखा है येलो पेपर का? ये लिखा है 1936 का, ये जो है हमारे पास नॉवल है टीवी स्मिथ द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। 38 देखिए, रिटन इन एपिस्टोलरी टेक्निक, पैमेला इज क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश रिटन इन 1740। हु रोट इट? सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है, और इसी का ही पैरोडी बनाकर, हंसी मजाक बनाकर, शामिला किसने लिखा था? इसी नॉवल के ऊपर शामिला एक नॉवल किसने बना दिया था पैरोडी पामिला का? वो लिखा था हेनरी फील्डिंग ने। तो ये क्वेश्चन जुड़े हुए हैं आपस में। ओके, पैमिला की बेचारी की कहानी किस तरीके से, पैमिला पूरा टाइटल है और वर्च्यू रिवॉर्डेड, और वर्च्यू रिवॉर्डेड। Which of the following was Coleridge's attempt to elucidate his own philosophical insights as a reaction to Wordsworth's theory of poetry as enunciated in his preface to the lyrical ballad? So A, Biographia Literaria is the correct answer, जहां पर वर्ड्सवर्थ जो है, जहां पर कॉलरेज जो है वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के साथ ही कोलैबोरेट करके लिरिकल बैलेड्स इन्होंने भी लिखा था। अगर वर्ड्सवर्थ ने 19 पोम्स लिरिकल बैलेड्स में दी थी, तो इन्होंने भी अपनी 4 पोम्स दी थी, जिसमें से राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर भी कॉलरेज के एक पोम्स में से एक थी। बट यहाँ पर इनके जो ख्यालात है ना, प्रीफेस जब आया तो इनके ख्यालात दोनों के ना बदल गए। वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में कह दिया कि पोइट्री जो है वो कॉमन मैन के लिए होनी चाहिए। वो कहते हैं डेफिनेशन में अपनी वर्ड्सवर्थ पोइट्री की, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्वालिटी। और ये पोइट्री जो है वो भाषा जो है वो कॉमन मैन की होनी चाहिए, और प्रोज और पोइट्री की भाषा में जो है कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बट कॉलरेज इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं करते हैं। कॉलेज कहते हैं कि पोइट्री का अपना स्टैंडर्ड है, पोइट्री की अपनी लैंग्वेज है। आप कैसे जो है प्रोज की भाषा, नॉवल के लैंग्वेज और पोइट्री की लैंग्वेज सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर पोइट्री का अपना मजा ही क्या रह गया? पोइट्री में डिक्शन होता है, पोइट्री में राइम होती है। पोइट्री आप जिस तरीके से भी लिखिए, पर पोइट्री में खूबसूरती होती है। पोइट्री पढ़े लिखे लोग ही कर पाते हैं जिनमें कला होती है। पढ़े लिखने से मेरा मतलब है जिनमें कला होती है, जो आर्टिस्ट होते हैं। ऐसे तो हर कोई पोइट बन जाएगा अगर कॉमन मैन की भाषा में लिखने लगे। तो ये अपने इस वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1870 में आया था, 17 में आया था, इससे ये डिसएग्रीमेंट शो करते हैं अपना वर्ड्सवर्थ के रिगार्डिंग। 40 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स इन इंग्लिश? दिस इज सी, पुल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म यूज होता है, जहां पे हमारा एयर जो है वो लंग से पुश होती है। नेजल एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, जैसे कि आपने थाई लैंग्वेज सुनी होगी, चाइनीज सुनी होगी, तो थोड़ा नाक से इनकी आवाज आती है। ग्लोटल लैंग्वेज जो है, जो जैसे ख ख, आपने अरबी और फारसी भाषा सुनी होगी तो उनकी आवाजें वैसी आती हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 41 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा, हु इज एक्नॉलेज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड सीमियोलॉजी। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के बारे में पूछा है। सो यहाँ पे, एंड हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए, फाउंडेशन तो इन्होंने फर्डिनांड डी सश्योर ने दिया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर कौन है, और ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत डाइसी है। समटाइम्स जो है फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो है वो सश्योर को कह दिया जाता है, और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के लिए चॉम्स्की को इसका जो है दे दिया जाता है। बट समटाइम्स जो है चॉम्स्की को सिर्फ जनरेटिव ग्रामर का माना जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, आपका ये क्वेश्चन बहुत डाइसी रहता है। ये नॉम चॉम्स्की भी समटाइम इसको करेक्ट कर देते हैं, कई बार इसको श्योर मान लेते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज पूछा है, एंड सीमियोलॉजी, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चर, इन्होंने ये भी चीज जोड़ी है, तो दैट इज डी। सो श्योर इज द करेक्ट आंसर। तो 42 देखेंगे। At the end of As You Like It, which of the following appears that the Deus Ex Machina go intervenes to resolve an impasse at the end of the plot? As You Like It जो है वो शेक्सपियर का वर्क है हमारे पास, जिसमें कौन ऐसे अपेयर होता है? ड्यूस एक्स मशीना। ड्यूस एक्स मशीना जो है ये हम यूज करते हैं, एक डिवाइस है, टेक्निक है, जिसमें जो है गॉड की तरह जो है आपका राइटर जो है, जब कुछ भी नहीं हो रहा तो अपने प्लॉट को किसी तरीके से घुमाकर कहानी का, अपने हीरो को बचा लेना या अपनी कहानी का एंड कर देना प्लॉट किस तरीके से। नहीं तो बाढ़ ले आ दी, कुछ भी ऐसा कर दिया, कुछ भी बाढ़ आ गई अचानक से, आपका हीरो ही मर गया, कहानी खत्म हो गई, तो कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पर ये किसके करते हैं? बी, हाइमन आता है। ये गॉड ऑफ मैरिज है, शादी के ग्रीक गॉड है ये। तो लड़ाई हो रही होती है दोनों कपल्स में, दो कपल्स होते हैं उनमें लड़ाई हो रही होती है, ये आते हैं सब ठीक कर देते हैं, उनकी शादी करा के प्ले खत्म करवा देते हैं।
43rd है हमारे पास, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड जो है आपके पास विक्टोरियन आपके क्रिटिक हैं, पोइट हैं, wrote this in a famous sonnet to whom it is addressed। ये शेक्सपियर को बोलते हैं, ये शेक्सपियर के लिए बोलते हैं कि दाउ आर्ट फ्री। शेक्सपियर को कहते हैं कि देखिए बाकी सब तो आपके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा, बट आप जितना मर्जी, आप चाहे पढ़े लिखे नहीं भी, क्योंकि शेक्सपियर इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी आप इतने महान इतने अच्छे से लिख लेते थे। महात्मा गांधी 44 देखिए वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रस्किन्स बुक। जॉन रस्किन की कौन सी किताब से महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस थे? एंड ही रिकाउंट्स दिस एक्सपीरियंस इन ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नेम रस्किन्स बुक, तो ये आ जाएगा अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट जो है उसे महात्मा गांधी खुद कहते हैं कि मैं इसको पढ़ा तो इसको क्रेडिट दिया उन्होंने, तभी जाके मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी ने। 45 देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड्स ड्रामा रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? सी पिप्पा पासेस इज आंसर, बाकी तो पोम है, पिप्पा पासेस जो था इन्होंने लिखा था, वर्ड्स ड्रामा है इनका, यानी कि पोइट्रिक स्टाइल में। 46 देखेंगे, नेम द नॉवल लॉरियट एंड पुलित्जर प्राइज विनर, a great novelist who wrote The Grape's Wrath, a novel set against the backdrop of Great Depression। Great Depression 1930s के दौरान हुआ था हमारे पास, जब वर्ल्ड वॉर वन हो गई थी हमारे पास, उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसकी जनरेशन जो थी वो बहुत सारा वॉर के ट्रॉमा से जूझ रही थी, तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था। एक तो पैसा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया था। तब ये वर्क 1939 में लिखा गया था, ये नॉवल द ग्रेप्स ऑफ रैथ। और ये नॉवल किसने लिखा था? जॉन स्टीनबैक ने लिखा था, जिनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला था और पुलित्जर प्राइज इनको 1940 में मिला था। Okay. Next we have Emily Bronte who wrote the pseudonym। ये किस pseudonym में? ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी हमारे पास, हमें पता है। तो उसमें से ये किस pseudonym में जो है लिखा करती थी? इनका नकली नाम क्या था, जो पेन नेम था जिसमें लिखा करती थी? एलिस बेल। एलिस बेल इनका नाम था। ओके, मेस्कुलिन pseudonym ये यूज करा करती थी। बी, एलिजाबेथन एज इज मार्क्ड एज द पीरियड फ्रॉम, ये आ जाएगा ए नहीं, बी 1572 to 1612 नो, 1546 to 1518 नो, डी इज द करेक्ट आंसर। 1558 में आपकी क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी उनका कोरोनेशन हुआ था, उन्हें क्राउन पहनाया गया था, वो रानी बनी थी, उसके बाद उनका डेथ हो गया था। एंड 1603 से हमारे पास जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो गद्दी पे बैठे थे इंग्लैंड की, जो कि किसके नेफ्यू थे? क्वीन एलिजाबेथ वन के नेफ्यू थे, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ वन ने तो शादी करी नहीं थी, तो उसके बाद गद्दी किसी को तो जानी थी, और ये गई थी जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड को, जो उन्हीं के नेफ्यू थे और जो कि बन गए थे इंग्लैंड में जाकर किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, जिनसे शुरू हुई थी जेकोबियन एज। 49 क्वेश्चन देखिए, इन 2000 लंदन बॉर्न इंडियन अमेरिकन राइटर झुम्पा लहरी वन पुलित्जर प्राइज इन फिक्शन फॉर हर डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। नेम द कलेक्शन। किस कलेक्शन के लिए इनको जो है प्राइज मिला था? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसके लिए इनको प्राइज मिला था 1999 में, ये लिखी थी इन्होंने। पुलित्जर प्राइज इनको 2000 में मिला था इसके लिए। ओके, 50th क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म for the literary works which trace the growth of historical personages, artists, musicians or writer। देखिए आर्टिस्ट का ग्रोथ देखना, अगर जर्नल कमिंग ऑफ एज नॉवल होता तो हम जो है, अगर स्पेसिफिकली आर्टिस्ट की बात नहीं करते, कमिंग ऑफ एज होता, हम बिल्डिंग्स रोमान कर सकते थे, बड़ी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी अपनी निजी कहानी तो बता नहीं रहा, एक आर्टिस्ट की जो है ग्रोथ बता रहा है, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑटो मतलब अपनी बात कर रहा है, खुद से लिखी हुई कहानी। बायोग्राफी होता है किसी के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी खुद से अपने बारे में लिखना, जिस तरीके से महात्मा गांधी का हमने देखा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है। कैरिकेचर भी नहीं है। कंसल रोमान होता है ग्रोथ, किसी भी आर्टिस्ट का डेवलपमेंट दिखाते हैं पूरा का पूरा कमिंग ऑफ एज, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर वी हैव 1 to 50 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी गोना स्टार्ट विद पार्ट 2 में 51 से लेकर हमें 100 तक करेंगे, एंड थर्ड पार्ट में 101 to 150, एंड देन कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 2022 का PYQ। अगर आपको मजा आया हो क्लास में, अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझाया हो, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। एंड
अपनी जो है प्लीज़ अपनी चीज़ें बताइए कि आपको क्या देखना पसंद है, आपको क्या जो है टॉपिक में मुश्किल आ रही है। वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।